हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है मेरा प्रैक्टिस सेट? आप लोग तो बताया भी नहीं कमेंट करके। तो चलिए, एक और बात कहना चाहता हूं। देखिए, प्रैक्टिस सेट अब थोड़ा सीरियसली आप मेरे वीडियो को देखिए, जो लोग इंटरेस्टेड हैं। अब आज से मैं 28 जनवरी तक, ठीक है, टारगेट हमारा 1 महीने का जो टारगेट है, तो डेली मैं प्रैक्टिस सेट तो करा ही रहा हूँ। और आप लोग भी सीरियसली लीजिए, ठीक है। अब सिर्फ देखने से नहीं होगा, प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो क्वेश्चन तो अब न्यूमेरिकल भी आएगा, थ्योरी भी आएगा, एक्सप्लेनेशन भी होगा, सब होगा, फिगर भी आएगा। तो आप लोग जो भी प्रैक्टिस सेट अब मेरा दीजिए तो अब साथ में कलम और कापी अपने पास रख लीजिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैं लगाऊंगा वो पहले आपकी स्क्रीन पे आएगा, तो पहले आप उसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अगर सॉल्व हो गया तो ठीक है, काउंट कीजिएगा कितना आप सही किए हैं और कितना आप गलत किए हैं, कितना आपका प्रोग्रेस हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है। अब इस तरह से प्रैक्टिस सेट लगाया जाएगा, ठीक है। तो टोटल मैं डेली जितना क्वेश्चन लाऊंगा उसका 75% आपको सही करना है, तब समझिए कि आपका तैयारी एक अच्छे लेवल पे है, ठीक है। समझ में आ रही बात? अब जैसे कि मैं 20 क्वेश्चन लाऊंगा तो उसका 75% यानी कि 15 क्वेश्चन आप अगर सही कर रहे हैं तो आप एक अच्छे लेवल पे हैं, ठीक है। समझ में आया? तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और देखिए, एक और बात बताना चाहता हूँ, ये इस प्रैक्टिस सेट में, अब हर प्रैक्टिस सेट में मैं पहले ही आपको बता दूंगा कितना क्वेश्चन है, कितना आपको अटैम्प्ट करना है, ये तो पता ही हो गया, 75%। तो देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 14 क्वेश्चन है, ठीक है। 14 क्वेश्चन है। तो इसको मान लीजिए आपको, इसमें आपको 10th क्वेश्चन आप अगर सही कर रहे हैं, 40 क्वेश्चन में अगर 10 क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका तैयारी अच्छे लेवल पे है, ठीक है। 14 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन, ठीक है। और देखिए, 10 क्वेश्चन ना भी सही हो रहा, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप कमेंट में उसे ज़रूर मुझे बताएं, ताकि मैं भी देखूं कि आपका तैयारी किस लेवल पे है, किस पोजीशन पे आपकी तैयारी पहुंची है, ठीक है। तो अपना अपना मार्क्स आप कमेंट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, और एक यह होगा कि तैयारी कैसी चल रही है, कितना स्कोर हो रहा, ठीक है। और क्वेश्चन अब अच्छा लेवल का मिलेगा आपको, एग्ज़ाम बीट करने का लेवल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका टारगेट क्या होगा? 10 क्वेश्चन सही होने का 14 में, ठीक है। अब 75% बहुत होता है टेक्निकल के लिए। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, देखिए पहला सवाल है, टू हाइड्रेट 500 kg सीमेंट फुली वाटर नीडेड इज, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि 500 किलोग्राम सीमेंट को पूर्णतः जलीय करने के लिए पूर्ण जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो बताइए, इसको लगाइए और देखिए, वीडियो क्वेश्चन आएगा तो आप इसको पॉज कर लीजिएगा, पहले खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं होगा तो उसके बाद आप अगेन इसको वीडियो को फॉरवर्ड करके देखिएगा, ठीक है। मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, कोई मतलब नहीं रहता है यहाँ पर वेट करने का। आप पॉज करके फिर इसको बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन ये कैसे बनेगा। तो देखिए, इसका क्या है कि जब सीमेंट हाइड्रेशन जो होता है तो इसमें पानी की मात्रा, सीमेंट की मात्रा का 25 से 30% तक लिया जाता है, ठीक है। समझ में आया? 25 से 30% तक लिया जाता है सीमेंट की मात्रा का, 25 से 30%। तो सीमेंट की मात्रा कितनी है? 50 kg, ठीक है। सॉरी, 500 kg, 500 kg है। तो 25 से 30% बोला है, तो लमसम हम कितना ले रहे हैं? दोनों का बीच का आप ले रहे हैं, मान लीजिए 25 से 30% लिया जाए तो हम मान लीजिए 27% ले लिए, ठीक है। तो 500 का 27% कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 27 पाँचे 135, ठीक है। तो 135 ऑप्शन में न्यूमेरिकल आपको पता है अप्रॉक्स भी लिया जाता है, ठीक है। तो 135 है तो किसके नज़दीक है? 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी, 130 kg, ठीक है।
और देखिए इसका अब तो पता ही होगा, मैं पीडीएफ भी सेंड करता हूँ। जो लोग जिसको पीडीएफ चाहिए होता है रिवीजन के लिए, उनको तो मैं पीडीएफ भी सेंड करता हूँ। और पता ही होगा कैसे मिलता है, नहीं पता होगा तो लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है। आगे देखिए, इफ 1500 ग्राम ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड टू हैव ए सीमेंट पेस्ट 1875 ग्राम ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी, द परसेंटेज ऑफ वाटर इज, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्या पूछा है आपका, 1875 ग्राम सीमेंट पेस्ट की सामान्य सघनता के लिए 1500 ग्राम पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब कंडीशन आपका दिया है कि 1875 ग्राम सीमेंट पेस्ट की सामान्य सघनता यानी कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए 1500 ग्राम पानी की आवश्यकता होती है, कंडीशन दिया हुआ है। तो इसमें निकालना है कि पानी का प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो पानी का प्रतिशत कितना होगा, तो पता है ना आपको, वीडियो को पॉज कर लेना है, फिर आपको लगाना है, नहीं लगा फिर उसको स्किप करके देखना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, जो सीमेंट पेस्ट है जो दिया हुआ है आपका 1875, ठीक है। तो सीमेंट पेस्ट में नॉर्मली क्या क्या होता है, सीमेंट और वाटर होता है, ठीक है। तो सीमेंट होता है और वाटर होता है, ये दिया हुआ है 1875 ग्राम, ये गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है, 1500 ग्राम पानी, ठीक है। 1500 ग्राम पानी भी गिवन है, यानी कि वाटर भी आपका है 1500 ग्राम, ये भी गिवन है, ठीक है। C प्लस डब्ल्यू बराबर 1875 दिया गया है और W का मान 1500 दिया गया है, तो C का मान आप निकाल लीजिएगा। तो C का मान कितना होगा, 1875 में 1500 घटा दीजिएगा तो C इक्वल टू, यानी कि सीमेंट इक्वल टू 375 ग्राम, ठीक है। क्लियर इतना। अब देखिए पूछा क्या है, पानी का प्रतिशत, तो प्रतिशत कैसे निकलता है, मैथ लगाए होंगे, प्रतिशत निकालना है तो नॉर्मल सा फॉर्मूला लगा दीजिए परसेंटेज का। तो देखिए परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, जो निकालना होता है वो ऊपर होता है और टोटल नीचे होता है, गुणे 100 होता है, ये प्रतिशत का मेन फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए निकालना क्या है, परसेंटेज ऑफ वाटर, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, निकालना क्या हमको, परसेंटेज ऑफ वाटर, ठीक है। तो क्या बताए थे परसेंटेज कैसे निकलता है, तो ऊपर जिसका निकालना हो या किसका निकालना है, पानी का। तो पानी कितना था हमारा 375, ठीक है। टोटल कितना था, तो हमारा 1500 ग्राम था, ठीक है, और गुणे 100, और इसको जब कट करके सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 25%, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा उसको मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, हर वीडियो में बोलता हूँ। नहीं क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप इसको कमेंट करके बताइए कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अगले वीडियो में फिर से उसको डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि वैसे कोई सिचुएशन होगा, ठीक है, क्योंकि लमसम आपको समझा ही देता हूँ। तो 25% तो कौन होगा इसमें, तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और इसका सोल्यूशन आपका यहाँ पे दिया है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं और सिविल के स्टूडेंट हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब तो जरूर कर दें। आगे देखिए, थिकेंड पार्ट ऑफ ए फ्लैट स्लैब ओवर इट्स सपोर्टिंग कॉलम इज टेक्निकली नॉन एज, ठीक है। अब बताइए, आश्रित स्तंभ के ऊपर समतल स्लैब का मोटा भाग तकनीकी रूप से किस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ए ड्रॉप पैनल, बी कैपिटल, सी कॉलम हेड, या डी नन ऑफ दिस, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें, तो क्वेश्चन पहले बताइए आप क्या होगा, उसके बाद तो मैं डिस्क्राइब करूंगा ही क्या होगा। थिक एंड पार्ट ऑफ द फ्लैट स्लैब ओवर दिस सपोर्टिंग कॉलम इज टेक्निकली नॉन एज। तो देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ड्रॉप पैनल, ठीक है। अब फिगर में लाया हूँ, उसमें आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ड्रॉप पैनल क्या होता है देखिए,
यही आपका था। तो मान लीजिए देखिए ये आपका स्लैब हुआ, ठीक है, ये आपका स्लैब है यहाँ पर, ठीक है। और जो ड्रॉप स्लैब होता है वो स्लैब से क्या होता है, थोड़ा सा उसको उसका थिकनेस को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। नॉर्मली जो स्लैब है ये तो रहेगा ही, इसी स्लैब के साथ अटैच रहता है। और ड्रॉप स्लैब क्या होता है, उसका थिकनेस को थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाता है, तो हमारा ड्रॉप स्लैब कहलाता है, वो भी उसी में रहता है, ठीक है। तो ये स्लैब हो गया, ये आपका ड्रॉप स्लैब हो गया। ये क्या है, इसका थिकनेस से इसका थिकनेस थोड़ा अधिक हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका कॉलम हेड है, ये कॉलम है आपका, और कॉलम का ये जो आकार बनाया गया है ये कॉलम हेड कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत, ये आपका है। देखिए यही थिकनेस होता है, ये जो बनाया हूँ ये नॉर्मल जो स्लैब है क्या होता है, ये अधिक होता है, ठीक है। इसी तरह आपका इंक्रीज कर दिया जाता है थिकनेस, तो ये आपका फ्लैट स्लैब कहलाने लगता है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन से। और देखिए फ्लैट स्लैब क्या होता है, स्लैब विच आर डायरेक्टली सपोर्टेड ऑन कॉलम, ठीक है। वो कॉलम में सपोर्ट होता है, जो आपका स्लैब ये बना हुआ है, ये क्वेश्चन डायग्राम में देख रहे हैं, ये स्लैब जो है ये क्या है, डायरेक्टली सपोर्टेड ऑन कॉलम, ये कॉलम पे सपोर्ट है, कॉलम पे सपोर्ट है स्लैब, विदाउट एनी बीम, और इसमें कहीं बीम नहीं दिया गया है, इसमें कहीं बीम नहीं है, सिर्फ ये कॉलम पे सपोर्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में ये पूछा है थिकेंड पार्ट, यानी कि मोटा भाग, थिकेंड पार्ट ऑफ ए स्लैब ओवर इट सपोर्टिंग कॉलम, ठीक है, इज टेक्निकली नॉन एज, ठीक है। तो जो सपोर्टिंग कॉलम होगा, मान लीजिए सपोर्टिंग कॉलम है, ये सपोर्टिंग कॉलम है, उसके ऊपर का जो थिकेंड पार्ट होता है ये हमारा क्या कहलाता है, ड्रॉप स्लैब कहलाता है, ठीक, यानी कि ड्रॉप पैनल कहलाता है। ड्रॉप पैनल भी कहीं कहीं यूज़ किया था, कहीं कहीं ड्रॉप स्लैब भी यूज़ किया गया, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज ना होना है। तो इसमें आपका कौन से होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और कितने इंजीनियर लोग ग्रुप डी एनटीपीसी का भी तैयारी करना चाहते हैं, थोड़ा कुछ बताइएगा इसके बारे में, कि आप लोग भी फॉर्म भरे हैं कि नहीं भरे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी बैग्स ऑफ सीमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर 14 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट कंक्रीट वर्क 1:2:4, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। सीमेंट कार्य के 14 घन मीटर के लिए सीमेंट के कितने थैलों की आवश्यकता होती है, और 40 क्वेश्चन में आपको बताना है कितना आपका सही हुआ, ठीक है। क्वेश्चन जो है ज़्यादा टफ भी नहीं है, ज़्यादा इजी भी नहीं है, आपका लेवल है, और टफ क्वेश्चन आएगा, मैंने तो पहले ही बताया था कि जो लेवल होगा धीरे धीरे अप होगा। तो पहले का 2 वीडियो देखिए और आज का देखिए, और कुछ दिन बाद देखिएगा, ठीक है। तो हम तो चाहते हैं कि आप शुरू से वीडियो को देखा कीजिए, इससे क्या होगा कि आप लगातार बने रहेंगे, तो आपको सडनली हार्ड क्वेश्चन आएगा तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। शुरू से इसलिए हर वीडियो को क्रम से देखा कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, हाउ मेनी बैग्स ऑफ सीमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर 14 क्यूबिक मीटर फॉर ऑफ सीमेंट कंक्रीट वर्क, ठीक है। क्या बोल रहा है कि सीमेंट कंक्रीट कार्य के लिए 14 घन मीटर के लिए सीमेंट के कितने थैलों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करना है, पहले देखिए न्यूमेरिकल बनाने का कॉन्सेप्ट के पहले क्या होता है कि पहले जो अब देखिए, अब ये आप सोचिए कि बिना न्यूमेरिकल सॉल्व किए अगर हम एग्ज़ाम निकाले तो वो पॉसिबल नहीं है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के कई फ़ायदे हैं। देखिए सिर्फ ये फ़ायदा नहीं होता कि न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा, क्यों लगाएं, आएगा तो सिर्फ 8 से 10 आएगा, तो क्यों परेशान हो, ये मैटर नहीं करता। न्यूमेरिकल बनाने से क्या होता है, आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, पहला पॉइंट समझिए, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। दूसरा क्या होता है, आपका फॉर्मूला रिवीजन हमेशा होते रहता है, और अगर फॉर्मूला रिवीजन होगा तो थर्ड पॉइंट, अगर फॉर्मूला रिवीजन होते रहेगा तो आपको वही फॉर्मूले को ही तो वर्ड में कन्वर्ट करके क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आता है, फॉर्मूले को ही वर्ड में कन्वर्ट करके इधर उधर से घुमा कर क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो फॉर्मूला याद रहेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, यानी कि समानुपाती करके, तो कभी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके, तो कभी उसी को घुमा कर बनाया जाता है, ठीक है। फॉर्मूले से ही क्वेश्चन बन जाता है, तो फॉर्मूला आपका याद रहेगा, न्यूमेरिकल बना रहेगा तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा। इसलिए न्यूमेरिकल सिर्फ न्यूमेरिकल लगाने के लिए जरूर नहीं है,
आपके थ्योरी सॉल्व करने के लिए भी न्यूमेरिकल ही ज़रूरी है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। आप न्यूमेरिकल समझिए, उसके बाद थ्योरी लगाइए, इतना इजी समझ में आएगा, या इतना हल्का क्वेश्चन लगेगा वो कि अब पूछिए मत। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूमेरिकल है तो क्यों पढ़े, न्यूमेरिकल नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, कोशिश करना है, लगाना है। ठीक है, और हम हैं ही, दिक्कत होगा तो बताएंगे ना। तो चलिए इसमें बताइए क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले जो गिवन है उसको आप देखिए, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट दिया गया है 14 क्यूबिक मीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यहाँ पे शॉर्ट में बता दूंगा, और नीचे एक्सप्लेन है, उसमें आप देख लीजिएगा वीडियो में, मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आपका 14 मीटर क्यूब दिया हुआ गिवन है। रेशियो आपका गिवन है 1:2:4, ये दिया गया है। जो एग्रीगेट होता है सीमेंट बालू गिट्टी तो मसाला का आपको पता ही होगा, रेशियो में रहता है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए क्या होता है कि एक, ध्यान से सुनिएगा, 1 घन मीटर गीली कंक्रीट के लिए आवश्यक सूखी कंक्रीट का वॉल्यूम होता है, अब इतना जगह नहीं है इसमें लिखने के लिए, बोल दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा। 1 घन मीटर, ये इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार है। ठीक है, इसको आप रट लीजिएगा। 1 घन मीटर गीली कंक्रीट के लिए आवश्यक सूखी कंक्रीट का वॉल्यूम होता है 1.52 मीटर क्यूब। कहीं कहीं क्वेश्चन में इसको 1.6 के तौर पे भी यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम 1.52 ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 1 घन मीटर का क्यूब का इतना हो गया। ठीक है, दिया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कितना है, 14 घन क्यूब है, तो एक का आपका इतना है, 1 घन क्यूब का आपका 1.52 लेते हैं, तो टोटल हमारा 14 है। तो 14 निकालने के लिए क्या होगा, 14 घन मीटर निकालने के लिए 14 से गुणा कर देंगे। तो जब 1.52 को हम टोटल निकालने के लिए, 14 क्यूबिक निकालने के लिए, जब हम 14 गुणा 1.52 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 21.28। ठीक है, इतना हो जाएगा टोटल। अब देखिए क्या करना है, कंक्रीट में सीमेंट की मात्रा निकालनी है। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा क्या है, हाउ मेनी बैग्स ऑफ सीमेंट पूछा है, तो सीमेंट का पूछा है तो सीमेंट का निकालना है। गिट्टी बालू मोटा मिला मही मिला से कोई मतलब नहीं है, हम सीमेंट से मतलब है। तो रेशियो पढ़े होंगे मैथ में, आधा आधा मैथ भी इसमें यूज होगा। तो रेशियो में क्या होता है, जिसका निकालना रहता है, जब मान लीजिए तो हम टोटल का निकल गया, 14 क्यूबिक मीटर का निकल गया टोटल 21.28, ये तो टोटल निकल गया वॉल्यूम। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, जब इतना क्लियर हो गया तो इसके बाद क्या करना है, कंक्रीट में सीमेंट की मात्रा निकालनी है। तो रेशियो पढ़े होंगे, परसेंटेज पढ़े होंगे। तो रेशियो में क्या करते थे, जिसका निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, और जो टोटल रेशियो होता है उसको नीचे रखते हैं, अगुणे टोटल करते हैं। यही था ना रेशियो का। तो टोटल कितना होगा, सीमेंट का मात्रा आपको निकालना है, तो लिख लीजिए कंक्रीट यानी कि सीमेंट की मात्रा। ठीक है, सीमेंट की मात्रा निकालनी है, तो सीमेंट की मात्रा इक्वल टू होगा टोटल आपका 21.28। ठीक है, इंटू 1 क्यों है, यहाँ पे 1 है सीमेंट का। ठीक है, तो 1 हो गया, अपान टोटल कितना होगा, 4×2=6=7, यही इसी तरह निकलता था ना। ठीक है, तब इसको पूरे को सॉल्व कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 3.04 मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए, अब 3.04 मीटर क्यूब आपका निकल गया टोटल सीमेंट। ठीक है, अब टोटल सीमेंट तो नहीं निकल गया क्यूब में, घन मीटर में निकल गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, बैग में चाहिए, बैग में पूछा है। तब देखिए क्या होता है कि आपका 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 29 बैग होता है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 29 बैग, तो 3.04 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना बैग, तो क्या होगा, 3 से इसमें गुणा कर देंगे, 29 बैग में 3.04 से गुणा कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 88। ठीक है, 88 आपका सोल्यूशन में हम दिखा दे रहे हैं। देखिए बाकायदे मैंने वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है, रेशियो है, 1 घन मीटर गीली कंक्रीट के लिए आवश्यक सूखी कंक्रीट का वॉल्यूम दिया गया है, इतना या इतना ले लीजिए। फिर 14 का निकालना तो 14 से गुणा कर दीजिए, फिर कंक्रीट में सीमेंट की मात्रा। ठीक है, क्लियर यहाँ पर।
रेशियो के फॉर्म में करके समझा दिए थे। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 29 बेग हो गया, ठीक है। फिर 3.04 इक्वल टू में 29 गुणे 3.04, तो आपका आ गया 88.16 kg, 116 बेग। तो लमसम कितना होगा, तो आपका ऑप्शन में है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, तो हर क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन किया है, सो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब इस क्वेश्चन को हल कीजिए, बताइए कि इसमें क्या होगा, लगाइए। तो सही हो रहा है ना, नहीं हो रहा तो घबराना नहीं है, समझना है, बहुत दिन है, इतना काफ़ी होता है, ठीक है। अब इसको पढ़ लीजिएगा ना तो आपको थ्योरी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, थ्योरी आप ऊपर से भी एक बार देख लीजिएगा ना तो कवर हो जाएगा। वैसे भी इजी क्वेश्चन अब तो आएगा नहीं, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो इसमें देखिए क्या बोला, अ लाइन ऑफ 5 मीटर ऑन अ ओरिजिनल मैप इज श्रंक टू 4.6 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट द श्रंक स्केल इट द नॉर्मल स्केल ऑफ द मैप वाज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 80 मीटर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है इसमें, मूल मानचित्र पर 5 मीटर की एक रेखा सिकुड़ कर 4.6 मीटर हो जाती है, ठीक है। यदि मानचित्र का मूल पैमाना 1 सेमी बराबर 80 सेंटीमीटर था तो सिकुड़न स्केल की गणना करें, ठीक है। अब न्यूमेरिकल से बोर ना होइएगा, ये नहीं कि न्यूमेरिकल आ गया तो मैं यार क्या पढ़ना है, ये ऐसा नहीं, संघर्ष करना है, ठीक है। संघर्ष ही जीवन है। मूल मानचित्र, तो बताइए इसमें क्या होगा, कैसे बनेगा ये। देखिए इसमें बोला क्या है कि मूल मानचित्र पर 5 मीटर की एक रेखा सिकुड़ कर 4.6 मीटर हो जाती है, ठीक है। यदि मानचित्र का मूल पैमाना 1 सेमी बराबर 80 सेमी था तो सिकुड़न स्केल की गणना करें, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, जो हमारा एक्चुअल लेंथ था वो 5 मीटर, जो दिया है 5 मीटर, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ हमारा 5 मीटर है, ये गिवन है, ठीक है। अब देखिए जो श्रंक लेंथ है, श्रंक लेंथ, ठीक है, ये आपका 4.6 है, ठीक है। ये आपका श्रंक लेंथ है, रेखा सिकुड़न, ठीक है। तो ये भी आपका है श्रंक लेंथ, ये आपका 4.6 मीटर, सब गिवन है ये, ठीक है। और जो ओरिजिनल स्केल है जो हमारा दिया गया है, क्या ओरिजिनल स्केल की वाज 1 सेंटीमीटर बराबर 80 मीटर, ठीक है। तो जो ओरिजिनल स्केल है हमारा, ओरिजिनल स्केल वो दिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 80 मीटर, ठीक है। तो चलिए फिगर अब थोड़ा नीचे की ओर आते हैं और सॉल्यूशन से समझते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल लेंथ हमारा 5 मीटर, श्रंक लेंथ 4.6 मीटर दिया है, और ओरिजिनल स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 80 मीटर, ये गिवन है तीनों, ठीक है। और फॉर्मूला आपका होता है श्रंक स्केल इक्वल टू ओरिजिनल स्केल गुणे श्रिंकेज फैक्टर, ठीक है। तो ओरिजिनल स्केल आपका 1 सेंटीमीटर अब इक्वल टू 80 मीटर को हम 1/80 लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव फ्रैक्शन पता होगा, स्केल आपका 1 में हो जाता है, रिफ्रैक्टिव फ्रैक्शन वाले समझते हैं ना, RF इक्वल टू 1 एक्चुअल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ जो होता है। तो इससे आपका ये तो 1/80 हो गया। अब देखिए यहाँ पे श्रिंकेज फैक्टर, ठीक है, और श्रिंकेज फैक्टर निकालना है हमको। तो श्रिंकेज फैक्टर का फॉर्मूला होता है, ये यहाँ पे लिखे हैं हम, SL का मतलब श्रंक लेंथ अपन AL मतलब एक्चुअल लेंथ। तो यहाँ से हम कहाँ क्या ज्ञात कर लेंगे, श्रिंकेज फैक्टर। तो SL यानी कि 4.6, AL अपन यानी कि एक्चुअल लेंथ, तो 4.6 अपन 5 कीजिएगा तो आपका श्रिंकेज फैक्टर निकल जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिख दिए हैं, ठीक है, जो आएगा। और पूरे को हल करने पे 0.0015 आएगा। अब 0.0115 आएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और 115 को जब इससे हम भाग देंगे, नहीं इसमें उल्टा भाग देना है ना, स्केल है, तो 10,000 को हम 115 से भाग देंगे तो हमारा 86.95 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया है, ठीक है। 86.95 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है।
समझ में आया? देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज ना होइएगा। श्रिंकेज फैक्टर को हम डायरेक्ट निकाले, ओरिजिनल स्केल तो आपको पता होगा, ये आपका ओरिजिनल स्केल आ गया, और श्रिंकेज फैक्टर को हम डायरेक्ट निकाल के रख दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे श्रिंकेज फैक्टर इक्वल टू क्या था, SL यानी कि श्रंक लेंथ 4.6 और अपन एक्चुअल लेंथ अपन 5। तो इसको हल करने पे जो आएगा उसको यहाँ लिखना था, लेकिन हमने डायरेक्ट इसी को यहाँ पर लिख दिया है, तो इसमें कन्फ्यूज ना होना है। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो इसमें बताइए क्या होगा, कैलकुलेट द रेडियस बेरिंग ऑफ अ लाइन इफ इट्स होल सर्कल बेरिंग इज 130 डिग्री। ठीक है, तो इसमें कैसे बनेगा, ये क्या होगा, क्या होगा, ये कैसे बनेगा बताइए, इसमें कौन सा होगा? तो देखिए इसमें क्या करना है, चलिए सॉल्यूशन से डायरेक्ट समझते हैं। ठीक है, ठीक है, ये देखिए इसका सॉल्यूशन है, ये आपका WCB गिवन है 130 डिग्री। ठीक है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप रेड्यूस्ड बेयरिंग का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो क्या होता है, रेड्यूस्ड बेयरिंग इक्वल टू S ब्रैकेट में 180 डिग्री माइनस WCB E। ठीक है, ये फॉर्मूला है, और इसमें वैल्यू इसका रख दीजिए। तो एस का ऐसे ही रह जाएगा, 180 में से WCB का मान आपका गिवन है 130, तो 130 आप रख दीजिएगा और ई रख दीजिए। तो आपका 180 में से 130 घटाएगा तो 50 होगा, S50E। ठीक है, ये आपका दिया गया है, आप इससे भी समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द लॉन्गर कॉर्ड ऑफ 250 मीटर रेडियस कर्व हैविंग डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 250 मीटर की लंबी जीवा की लंबाई जो कि मीटर में है, कि उसकी गणना करना है, जिसका विक्षेप कोण 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका, देखिए डायरेक्ट जो फॉर्मूला है L इक्वल टू 2R साइन D/2। ठीक है, लेंथ डायरेक्ट निकलेगा आपका, जो कि क्वेश्चन में पूछा है, किसका लेंथ पूछा है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द लॉन्गर कॉर्ड। ठीक है, तो आप इसको रख लीजिए, 2 का 2 हो जाएगा, R आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस, ठीक है, यहाँ पर रेडियस आपका 250 मीटर दिया हुआ है रेडियस। चलिए रख के दिखा दे रहे हैं, L इक्वल टू 2R साइन D/2, ये सब फॉर्मूला है। तो L इक्वल टू 2R का रेडियस आपका 250 दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पर 250 मीटर रेडियस इंटू साइन D/2, तो साइन का साइन हो जाएगा। ठीक है, और D/2, D आपका कितना है, डिग्री 90। ठीक है, तो 90/2। ठीक है, तो 90/2 कितना होगा, 45 हो जाएगा। तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 2 इंटू 250, और साइन 45 का मान हो जाएगा कितना, 1/√2। ठीक है, इसी को जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 353.6। ठीक है, देखिए वही हमने किया है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। समझ में आया, क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, आप पॉज करके सॉल्व कीजिएगा, नहीं लगेगा उसके बाद आप वीडियो को भगा के देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द फ्लो ओवर लेंथ ऑफ 30 मीटर द हेड लॉस ऑफ 5 मीटर इज ऑकर ड्यूरिंग द सीपेज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल में ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, और जहाँ लगाने वाला क्वेश्चन आएगा वहाँ एक आध क्वेश्चन आएगा जहाँ अधिक दिमाग लगाना, उसको हम क्या करेंगे, स्किप भी कर देंगे। हर क्वेश्चन को बनाना नहीं है एग्जाम हॉल में 125 से 125। ठीक है, तो देखिए 30 मीटर की लंबाई की प्रवाह के लिए स्राव के दौरान 5 मीटर की शीर्ष हानि होती है, तो हाइड्रोलिक प्रवणता निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहले न्यूमेरिकल में क्या होता है कि पहले जो गिवन है उसको आप जान लीजिए क्या क्या दिया है, और फॉर्मूला आप रखिए, उसके बाद देखिए क्या निकालना है। ऐसे निकलता है, तो इसमें निकालना क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का क्या सूत्र होता है हेड लॉस के लिए, I इक्वल टू H/L। ठीक है, I मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, H आपका हेड लॉस, और L आपका लेंथ है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या क्या दिया हुआ है, I निकालना है यहाँ पे,
हेड लॉस दिया हुआ है कितना का, हेड लॉस ऑफ 5 मीटर, ठीक है। एंड लेंथ कितनी दी हुई है, 30 मीटर, 30 मीटर। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, 5/30 को सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.1666, ठीक है। इसी को हम 0.167 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा हमारा, ठीक है। वही हमने किया है, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो चलिए इस वही काम किया हमने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल देखिए। अब इसमें क्या करना है, द इक्विवेलेंट the equivalent length of a column of length L having both the end हिंग, ठीक है। L लंबाई के एक कॉलम की समतुल्य लंबाई जिसके दोनों छोरों को हिंज किया गया है, तो क्या होगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, जो ये टेबल बना है वो टेबल के अनुसार इसको रखना है। जो बोथ एंड हिंग, हिंज्ड, वन एंड फ्री, ये तो पता होगा वही है। तो इसमें क्या होगा बताइए, कौन सा होगा, A2LB LC L/2 D L/√2, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका बताइए कौन सा होगा। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ ए कॉलम ऑफ लेंथ L हैविंग बोथ एंड हिंज्ड, यहाँ समझना है बोथ एंड हिंज, तो इसमें होगा L, ठीक है। चलिए कुछ और भी है उसको आप देख लीजिए। जैसे कि आपका एक कॉलम का पोजीशन होगा, स्तंभ की स्थिति, और ये समतुल्य लंबाई यानी कि इक्विवेलेंट लेंथ है। तो बोथ एंड हिंज्ड होगा, तो ये आपका जो क्वेश्चन में था, ठीक है, L होगा यहाँ पर। और देखिए वन एंड फिक्स्ड एंड वन एंड हिंज्ड, तो ये होगा बोथ एंड फिक्स्ड, तो L = L/2 होगा। और वन एंड फिक्स्ड एंड वन एंड फ्री, तो ये इसका ये होगा, ठीक है। इस टेबल को भी याद कर जाइए कि कब कौन कंडीशन दे दे। चलिए नेक्स्ट देखिए। द स्ट्रेस डेवलप्ड इन कंक्रीट एंड स्टील इन रेनफोर्स कंक्रीट बीम 25 सेंटीमीटर वाइड, 70 सेंटीमीटर इफेक्टिव डेप्थ। इतना नहीं पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एक बार पढ़ लीजिए, या वो लिखिए डायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है, क्या पहले ये देख लीजिए कीजिए। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है, तो मतलब कि इसका फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो आपको पता होगा इसका फॉर्मूला x = m∑CB/D/m∑CB प्लस m∑CB प्लस σ/st, ये फॉर्मूला था, ठीक है। इसका सॉल्यूशन है उसमें कराऊंगा, सो परेशान ना होइए, ये आपका फॉर्मूला था, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अच्छे से समझते हैं इसको। तो देखिए इसमें क्या होगा, आपका पहले σ/CB दिया है, कितना दिया है, σ/CB कंक्रीट का कितना दिया हुआ है, 62.5 kg, ठीक है। ये कंक्रीट और स्टील का दिया हुआ है, तो कंक्रीट का 62.5 kg/cm², ठीक है। और σ/st यानी कि स्टील का दिया हुआ स्ट्रेस कितना, 1250, ठीक है, 1250 दिया हुआ है। जो गिवन है पहले इसको रख लीजिए। m का मान दिया हुआ है 15, ठीक है। और d दिया हुआ है 70, ठीक है। सब तो वैल्यू दिया हुआ है, अगर फॉर्मूला याद होगा या फिर न्यूमेरिकल सेमेस्टर के एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में न्यूमेरिकल बनाया था तो याद होगा, सिर्फ वैल्यू उसका रख देना और कुछ इसमें करना नहीं है, ठीक है। तो देखिए उसमें ये आपका गिवन है चारों, ये आपका फॉर्मूला है, उसमें रख दीजिए तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। आपका मॉडल रेशियो आपको पता ही होगा, तो आई थिंक आपको इसको पता ही होगा, ये समझ लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहले आप समझ लीजिए, क्वेश्चन बनाने से पहले उसको निकालना क्या है, इसमें क्या होता है कि आपको आसानी हो जाएगी पकड़ने में, ठीक है। उल्टा चलिएगा ना थोड़ा क्वेश्चन को, तो आप जल्दी क्विक पकड़ सकते हैं, बाकी अपनी अपनी तरीका है। इसमें बताइए क्या होगा, अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ सेंट्रल लोड विल बी सेफ इन डिफ्लेक्शन इफ द रेशियो ऑफ इट्स स्पैन टू डेप्थ इज, ठीक है।
एक केंद्रीय भार वाला समर्थित बीम विक्षेपण में सुरक्षित होगा यदि इसकी स्पैन और इसकी गहराई का अनुपात यह होगा। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या होगा। सिंपली सपोर्टेड बीम का बोल रहे हैं, तीनों बीम का अलग अलग होता है। सिंपली सपोर्टेड का अलग होता है, कंटिन्यूअस का अलग होता है और कैंटिलीवर का अलग होता है। कैरिंग अ सेंट्रल लोड कैरी कर रहा है बीम है, सेंट्रल लोड कैरी कर रहा है विथ विल सेफ इन डिफ्लेक्शन, मतलब कि विक्षेप में सेफ होगा। कब सेफ होगा, रेशियो ऑफ इट्स स्पैन टू डेप्थ, तो रेशियो जो है इसका सुरक्षित होगा यदि इसकी स्पैन और इसकी गहराई, ठीक है, का अनुपात क्या होगा। रेशियो क्या होगा, जब रेशियो क्या होगा इसकी स्पैन का और इसकी गहराई का सिंपली सपोर्टेड बीम में, जो कि डिफ्लेक्शन इसका सेफ माना जाएगा। ठीक है, तो ए आपका दिया हुआ है लेस देन 19, बी लेस देन 24, सी ग्रेटर देन 19, डी ग्रेटर देन 24। तो इसमें कौन सा होगा, तो देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लेस देन 19। ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड का बोल रहा था। सिंपली सपोर्टेड बीम का होता है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, इसका होता है आपका 20 तक, ठीक है, आपका सेफ माना जाता है। ठीक है, और यही बात करता है कंटिन्यूअस बीम का। कंटिन्यूअस बीम का बात करता तो ये होता 26, और कैंटिलीवर यानी कि प्रास धरण की बात करता तो होता 7। ठीक है, चलिए देखिए आपको लिख दिया हूँ, सिंपली सपोर्ट का 20, कंटिन्यूअस का 26 और कैंटिलीवर का 7। ठीक है, इसको अभी आप रट लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, फॉर प्रॉपर वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है, द वाटर सीमेंट रेशियो वेरीज। ठीक है, तो देखिए कंक्रीट की उचित कार्यशीलता के लिए जल सीमेंट का अनुपात कितने तक परिवर्तित होगा। ठीक है, फॉर प्रॉपर वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट मतलब कि सही सुकार्यता के लिए, उचित कार्यशीलता के लिए जल सीमेंट का अनुपात कितने तक परिवर्तित हो सकता है। मतलब कि परिवर्तित का मतलब क्या होता है, इतने के इतने बीच में रेंज परिवर्तन हो तो उससे इफेक्ट ज़्यादा ना हो। ए आपका 0.1 से 0.2, बी 0.2 से 0.4, सी 0.4 से 0.6 या डी 0.6 से 0.8। तो कौन सा होगा इसमें राइट आंसर, बताइए कौन सा होगा। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, 0.4 से 0.6। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लीजिए आप, ये टेबल है, इस टेबल को भी जितना टेबल है सब टेबल आपको रट जाना है। देखिए इस मान यानी कि 0.4 से कम रखने पर तथा 0.6 से अधिक रखने पर कंक्रीट की सामर्थ्य घटती है। ठीक है, ठीक है, 0.4 से अगर कम रखेंगे और 0.6 से अधिक रखेंगे तो कंक्रीट की सामर्थ्य घटती है, इसलिए इसके बीच में वेरी करना चाहिए, 0.4 से 0.6 के बीच में। समझ में आया। और आरसीसी सेक्शन के लिए क्या होता है, ये ग्रेड आपका दिया है, ये मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो दिया है आरसीसी सेक्शन के लिए। ठीक है, प्लेन और प्लेन सीमेंट कंक्रीट का दिया हुआ है ये ग्रेड आपका, और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो दिया है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन ना होना है, यहाँ पे आरसीसी सेक्शन का है और यहाँ प्लेन सीमेंट कंक्रीट का है। आरसीसी सीमेंट कंक्रीट का आप देख लीजिएगा, M20 का 0.55, M25 का 0.50, M30 का 0.40 मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, आरसीसी सेक्शन। वही आपको प्लेन सीमेंट कंक्रीट का दिया हुआ है, M10 में 0.60, M15 में 0.60, M20 में 50। तो ये टेबल आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो टेबल भी याद करते रहिएगा, टेबल ना भूलना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है हमारा, इफ़ द गॉज प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ पॉइंट आर ऑब्जर्व 70 mm ऑफ मरकरी एंड 750 mm ऑफ मरकरी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, पहले न्यूमेरिकल का मेन है क्या दिया है क्या निकालना है, बस इतना पकड़िए। तो क्या दिया है आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है और गॉज प्रेशर दिया है। तो गॉज प्रेशर आपका दिया है 70 mm। ठीक है, इसको पॉज करके आप बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो उसके बाद देखिएगा आप, वैसे में हम बता रहे हैं, लेकिन आप इसको वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा उसके बाद बनाइएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करना है, गॉज प्रेशर दिया हुआ है, गॉज प्रेशर आपका 70 mm गिवन है। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका 750 mm गिवन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका 750 mm दिया है, दोनों दिया हुआ है। ठीक है, और फॉर्मूला आपको पता होगा, तो इसमें निकालना क्या होगा,
निकालना क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता था, एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू गॉज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपका फॉर्मूला था। तो इसमें से आपका गॉज प्रेशर दिया हुआ है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है और एब्सोल्यूट प्रेशर आपका निकालना है। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो निकल जाएगा। तो 70 और 750 को जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, 820 होगा। ठीक है, देखिए वही किया है, गॉज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, मतलब कि दोनों का जोड़ देंगे, ये फॉर्मूला है, दोनों को जोड़ देंगे तो 820 mm हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, समझा दूंगा फिर से। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ आवरली फ्रैक्शन फैक्टर। तो इसमें क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रति घंटा भिन्नता कारक के मान का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको पता ही होगा क्या करना है। ठीक है, पीडीएफ चाहिए होगा तो आप देखिए, ठीक है, ऑल यूपीटीपीएससी प्रैक्टिस सेट पीडीएफ आपको मिल जाएगा 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक। सिर्फ पे करना होगा 99 रुपये, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए इसमें कौन सा होगा, फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ आवरली वेरिएशन फैक्टर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रति घंटा भिन्नता कारक के मान को प्रतिनिधित्व करता है। तो क्या होगा इसमें, इसमें होगा बताइए, ए 1.2, 1.5, 1.7, 2.5। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी 1.5। ठीक है, और इसके डिटेल के बारे में मैंने दिया है, ये देखिए, अधिकतम दैनिक परिवर्तन होगा तो उसका फॉर्मूला है 1.8 इंटू औसत दैनिक परिवर्तन। अधिकतम साप्ताहिक परिवर्तन होगा तो इक्वल टू 1.48 औसत साप्ताहिक परिवर्तन। और थर्ड है अधिकतम मासिक परिवर्तन होगा तो 1.28 औसत मासिक परिवर्तन। ठीक है, तो आई थिंक तीनों फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और अच्छे से पढ़ा कीजिए। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, और इसके बाद अब कल मैं और नए वीडियो के साथ आऊँगा और अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद। ठीक है, एंड तैयारी अच्छे से कीजिए, और कुछ कमी होगी तो बताइएगा, उस कमी को भी सुधार लूँगा। ठीक है, एंड और अच्छे से बात, और एक बात करनी थी, अगर जो लोग ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, वो अगर उनको तैयारी करना है ग्रुप डी के लिए, साइंस हो या मैथ हो, तो आप कमेंट करके बताइएगा। उसके बारे में विचार किया जा रहा है कि आपका क्लास स्टार्ट हो। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग एग्ज़ाम देंगे उसका। एंड एक और बात है, जो ये रेलवे ग्रुप डी है इस बार जो है, जो या फिर एनटीपीसी है, इसके माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जेई बन सकते हैं, आप लोग को पता ही होगा। तो ठीक है, फिलहाल जेई नहीं बन सकते हैं, लेकिन इसके थ्रू अगर डिपार्टमेंट में हो जाए तो भविष्य में हम जेई बनने की हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो वर्तमान में तो ठीक है, ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, लेकिन एक माध्यम है रेलवे में जेई बनने का, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप लोग डिप्लोमा किए हैं तो आप लोग के लिए तो और बेटर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर वैकेंसी आती है तो उसमें फाइट करना, और बीटेक डिप्लोमा दोनों को ऐड करके है तो एक, लेकिन जो अगर रेलवे ग्रुप डी के माध्यम से जाइएगा तो एक उम्मीद है। ठीक है, और टेक्निकल डिग्री आपके पास है, समझ ही रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं, तो उस बात को भी ध्यान दीजिएगा। और लास्ट वैकेंसी है ग्रुप डी की, आई थिंक इतना ज़्यादा, इसके बाद शायद ही इतना वैकेंसी आए। तो कुल मिला के यही कहना चाहता हूँ कि ग्रुप डी जो है, ग्रुप डी नहीं है, ये आपकी पैसेंजर है। जो सारा अगर एक्सप्रेस छूट जाए, इस पैसेंजर को कैसे ही पकड़ लेना है कि आपको मंजिल तक पहुंचा दे, थोड़ा धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक मंजिल तक जो हमारा, जो आपका जो सपना है, उस मंजिल तक इस ट्रेन शायद ले जा सके हम लोग को, पैसेंजर ट्रेन जो ग्रुप डी है। ठीक है, तो जो लोग नहीं भरे हैं ग्रुप डी का, वो लोग तो और वैकेंसी की ओर देखिए। जेई का है तो जेई देखिए, और दूसरे फील्ड में है तो उसमें भी देखिए। ठीक है, लेकिन स्पेशल जो ग्रुप डी के लोग हैं, जो एनटीपीसी के लोग हैं, वो लोग खासकर उनके लिए एक जेई बनने का, और रेलवे में जेई का मतलब आप समझ लिए बहुत बढ़िया नौकरी है। ठीक है,
तो बताइएगा जो अगर ग्रुप डी का अगर तैयारी करना चाहते होंगे तो मैथ, साइंस, करंट सब पढ़ाएंगे, ठीक है। मिलते हैं तब अगले वीडियो में कल, और इसमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ, ठीक है। फिर मिलते हैं कल, धन्यवाद।